नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70 साल के हो गए। देश भर में आज उनकी सालगिरह को लेकर बहुत चर्चा हुई। हम भी अपनी तरफ से बधाई दे देते हैं उन्हें इस बर्थडे की, इस सालगिरह की। लेकिन देश के युवाओं ने, खासकर जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने बिल्कुल नायाब तरीका निकाला प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाने का, उनके जन्मदिन मनाने का। उन्होंने इसको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे या राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पे मनाया और 2, 4, 6, 10, 20 नहीं, लाखों की तादाद में वो युवा निकल के आए। और एक बार ये भी पता चला कि ये युवा कितने सजग हैं, सतर्क हैं अपने अधिकारों को लेकर। लेकिन हमने देखा कि फेसबुक पर और ख़ासकर सबसे ज़्यादा अगर ट्विटर का ही अगर आंकड़ा देख लें तो कैसे लाखों की तादाद में अलग अलग क्रिएटिव तरीके से ध्यान खींचा गया और प्रधानमंत्री का ध्यान, सरकार का ध्यान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबली ट्रेंड कर रहा था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। प्रधानमंत्री की जो सालगिरह है उसको बेरोजगारी दिवस के तौर पे मनाया जाना। तो एक तरह से जो मोदी सरकार है आर्थिक मंच पर, आर्थिक मुहाने पर, उसकी पूरे तरीके से जो नाकामी है, जो फेलियर है, उसको दिखाने का काम किया देश के युवाओं ने। 4 मिलियन से ज़्यादा, जब मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रही थी तब नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे को लेकर ट्वीट किए जा चुके थे ट्विटर के मुताबिक, और 2 मिलियन से ज़्यादा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग तरीके से ट्वीट किए गए। अपनी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे किस तरह से बेरोजगार लोगों ने, जो न सिर्फ कि उनके पास फिलहाल रोजगार नहीं है बल्कि रोजगार की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, वो आंकड़ा भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल किया गया सरकार का ध्यान खींचने की तरफ। ये हालांकि हैरानी की बात है कि क्या वाकई देश की सरकार को ये मालूम नहीं है कि जब वो अलग अलग तरीके के दूसरे कामों में हैं, जब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो असहमति की आवाज़ें हैं, जो लोग सरकार के काम से खुश नहीं हैं, उसके आलोचक हैं, उसकी नीति की, राजनीति की, कैसे उनको लगातार फंसाने की, उन्हें जेल में डालने की, उन्हें अदालत कचहरी के चक्कर लगवाने की कोशिशें की जा रही हैं। सारा ध्यान जब सरकार का उस तरफ लगा हुआ है कि सरकार के जो आलोचक हैं उनका कैसे मुंह बंद किया जाए, तो आखिर जो युवाओं की परवाह है वो कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के लोग थे जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि ध्यान जो है वो उनकी तरफ लाया जाए। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं को सम्मान नहीं। तो एक तरफ तो ये बात पूछ रहे थे लोग और कह रहे थे कि दाढ़ी की जगह अगर रोज़गार बढ़ाया होता तो आज इस देश के होनहार युवाओं को ये दिन न देखने पड़ते। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के हमने कुछ नेताओं को, कुछ छुट भैये नेता भी और कुछ बड़े नेता भी, हमने देखा किस तरह से वो कल्कि का अवतार बताने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री को कि वो जो भगवान विष्णु हैं, लॉर्ड विष्णु हैं, उनके अवतार हैं। तो एक तरफ चापलूसी की ये चीज़ें भी हमने देखी कि प्रधानमंत्री के ही पार्टी के लोग, कार्यकर्ता ये करने की कोशिश कर रहे थे, चापलूसी। और दूसरी तरफ जो सेंटिमेंट था, जो भावनाएं थी, जो आम नागरिक की, आम युवा की, वो देखने को मिल रही थी। क्योंकि ये बहुत याद रखना ज़रूरी है इस वक्त पे कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कि युवाओं में बेहद लोकप्रिय रहे, और न सिर्फ कि उनके पहले कार्यकाल में, जिससे पहले उन्होंने वादा किया कि वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करेंगे, हर साल नई नौकरियां पैदा होंगी। न सिर्फ कि वो वादा बल्कि उसके बाद भी दोबारा भी देश के युवाओं ने उनमें एक तरह से एक उम्मीद देखी कि वो पटरी पर लेकर आएंगे अर्थव्यवस्था को। तो ये वो लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं मार्केट में फ़िलहाल जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अलग अलग अखबारों में ये रिपोर्ट्स आप ज़रूर देख रहे होंगे, और 2 लाख से भी कम ऐसी नौकरियां हैं जो उनको अवेलेबल हो पा रही हैं। यानी जो सरकारी पोर्टल्स हैं जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप बेरोज़गार हैं, उनके ज़रिए भी इस तरह के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात, वो ये कि पिछले 5-6 साल में अगर एक बात सबसे ज़्यादा इस देश में जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, वो देखने को मिली है, वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। धर्म के आधार पर आम लोगों का बंटवारा। यानी आप किसान नहीं हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं। यानी आप डॉक्टर नहीं हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं। आप पत्रकार नहीं हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं। आप युवा नहीं हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं। आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज के दिन ये पता चला कि प्रधानमंत्री ने, जिनकी पार्टी की नीति
एक तरह से इसको बढ़ावा देती है। उनकी हर नीति को अगर आप देखें कि हिंदू मुस्लिम या अलग अलग समुदायों के बीच में एक खाई पैदा करती है, कम से कम वो एक मंच पर लेकर आए कि जो भारतीय युवा है उसकी एक पहचान देखने को मिल रही है। वो पहचान है बेरोजगार की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम तरह की जातीय, धार्मिक और भाषाई जो विभिन्नताएं हैं, जो भेद हैं, उनको मिटाते हुए एक पहचान बन गई। एक मंच पर आ गए सब लोग कि हम सब बेरोजगार हैं और हमें रोजगार चाहिए। अलग अलग हम आपको डेटा देते रहते हैं और ये बताते हैं बेरोजगारी के बारे में कि ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और न सिर्फ कि जो 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जो चुनाव होते रहते हैं, उनमें भी कितना ज़रूरी है ये कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने जो मुद्दे हैं, जो हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं, रोज़मर्रा के मुद्दे जिसमें रोज़गार भी शामिल है, उनको आगे रखा जाए। और किसी भी न्यूज़ चैनल को या अखबारों को या सरकारों को हम ये इजाज़त ना दें कि वो हमारे मुद्दों को हाईजैक करके हमें एक तरह से हमारी आंखों पर पट्टी बांध दें, धर्म की, जाति की दरारें गहरी कर पाएँ और सबसे ज़्यादा हमारे जो मुद्दे रहें वो ये रहें। तो अगर युवा, वो बेरोज़गार युवा जो लामबंद होते हैं धर्म के नाम पर, अगर आज वो बेरोज़गारी के नाम पर लामबंद हो रहे हैं, अपने लिए रोज़गार के नाम पर लामबंद हो रहे हैं, उन्हें ये बात आज नहीं बल्कि साल के 365 दिन याद रखनी है कि आपको रोज़गार तभी मिलेगा जब आप अपने असली मुद्दों पर वोट करेंगे, असली मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल में भारत देश ने बेरोजगारी, आत्महत्या, महंगाई, बर्बादी, बैंकरप्सी, इन सारे क्षेत्रों में अव्वल और प्रथम स्थान विश्व में प्राप्त किया है। और मैंने सुना है कि आपके आज तक की जो ऑफिस है उसमें अब बैठने की जगह नहीं है, यानी आपको कई लोगों को खड़े रहना पड़ता है। क्यों? इतने ज्यादा लोग आपको रिक्रूट करना पड़ा है। हिंदुस्तान का नौजवान आज बेरोजगारी की दस्तक पर खड़ा है। बेरोजगारी के साथ साथ वो अपने आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में और देश में करोड़ों और अपनी वाहवाही कराने के लिए आज सरेआम खड़े हैं। मोदी सरकार कहती है कि पकोड़े बेचना भी रोजगार है, तो ये देखिए आप बीएड के छात्र, एमबीबीएस के छात्र जो सभी हैं, उनको ये एक संदेश देना चाहते हैं आज कि अभी भी समय है, आप लोग मूल मुद्दे जो है रोजगार के मुद्दों पर आइए और रोजगार। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर रितिका खेड़ा है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली आईआईटी में, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, आर्थिक मुद्दों की बड़ी जानकार हैं और खासकर जो कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें विचारधारा के स्तर पर नहीं बल्कि उसको जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इस पर भी लगातार लिखती रहती हैं। रितिका जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज अचानक बहुत दिलचस्पी आ गई है बेरोजगारी के मुद्दे पर। लाखों की तादाद में बेरोजगार जमा हुए हैं और अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से सत्ता का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोशिशें कितनी काम आने वाली है? क्या सत्ता को ये मालूम नहीं है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी से नाराजगी है? देखिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय से हमारी अर्थव्यवस्था में है और हुआ ये कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा उभर के आ गया, क्योंकि लोगों की जो हार्डशिप है, दिक्कत है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस समय में। पहले ये था कम से कम एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ लगातार आमदनी थी, लेकिन वो भी शायद अब चली गई है, इसलिए लोग भी थोड़ा छटपटा रहे हैं। उनका आवाज उठाना मेरे ख्याल से जायज है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमारी मांगे कैसे पूरी होंगी। सरकार उसको, उनकी बात सुनेगी कि नहीं, उनकी वो सरकार के ऊपर है और हमारे लोकतंत्र का एक तरह से टेस्ट हो जाएगा ना कि किस हद तक सरकार, सत्ता में जो लोग हैं वो लोगों की बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी मांगों पे काम कर रहे हैं।
रितिका जी, लेकिन यहाँ सवाल तो यहाँ ये पैदा हो रहा है कि जो बेरोजगारी है वो खराब आर्थिक नीतियों की एक नतीजे के तौर पर उभरती है। बेरोजगारी कोई नीति नहीं है जिसका विरोध हो रहा है कि ये नीति मोदी जी बंद कर दीजिए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये तो नतीजा है खराब नीतियों का। इसको आप कैसे समझेंगी? क्या ये सिर्फ पिछले 1 साल में जो नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल है उसकी सबब के तौर पर आप देख रही हैं, पूरे 6 साल के कार्यकाल में आप इसको देख रही हैं? कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनको आप हमारे सामने मार्क कर सकती हैं कि इनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है? जी, तो अगर आप थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव लें तो ये सिर्फ 6 साल की बात नहीं है, उससे भी लंबी प्रॉब्लम रही है। क्योंकि बहुत समय से हमने क्या किया है, हमने लोगों को लोग के रूप में नहीं देखा, हमने उसे सिर्फ लेबर के रूप में देखा है। और लेबर को हमेशा एक न्यूसेंस माना गया है कि ये सिरदर्दी है, इसको कैसे कम किया जाए ताकि लेबर यूनियन से ना डील करना पड़े। तो पूरी हमारी जो नीति रही है वो लेबर को दबाने में रही है। और अगर आप आरबीआई में जो आंकड़े देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो वैल्यू एडेड होता है, जीडीपी में वैल्यू एडेड हम कहते हैं ना कि आपने प्रोडक्शन किया तो उससे जीडीपी बढ़ा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर आप देखें वैल्यू एडेड, उसमें मुनाफे का हिस्सा 50% से ज्यादा है और जो लेबर का वेजेस वाला हिस्सा है, वेतन वाला हिस्सा है, वो 20% के आसपास अटका हुआ है। मतलब जो हमारी देश में आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास जा रहा है और जो लेबर है उसको और दबाने की कोशिश की गई है बहुत सालों से। अभी अगर छोटा इतिहास देखें तो मेरे ख्याल से जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें 90% से ज्यादा लोग इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उस क्षेत्र पे 2-3 बहुत बड़े प्रहार हुए हैं पिछले कुछ सालों में। पहले नोटबंदी हुई जिससे वो सेक्टर बहुत बैठ गया, उसके बाद जीएसटी से भी उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है और अभी ये आनन फानन में जो तालाबंदी हो गई, लॉकडाउन हुआ, उससे तो बहुत ही मतलब हम में से किसी ने नहीं देखा इस तरह का, मतलब मेरे से भी ज्यादा जानकार और लंबे समय से अर्थव्यवस्था के जो जानकार हैं किसी ने इस तरह की आपदा नहीं देखी जो हमारी खुद की बनाई हुई है बिना यानी कि एक जो स्वास्थ्य संकट था पूरी दुनिया के लिए उसको हमने एक मानवीय संकट बना दिया, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमने बना दिया। लेकिन रितिका जी, समझ में ये नहीं आता कि सरकारें जो हैं वो काम करती हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, जिसे पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी हम कहते हैं। कभी कभी हम उनकी आलोचना भी करते हैं कि बस शॉर्ट टर्म देख रहे हैं वो अपने सिर्फ राजनीति के लिए, लेकिन ये सरकार तो भुलावे में भी नहीं रखना चाहती कि ये कुछ कर भी रही है अर्थव्यवस्था के लिए। तो मैं आपको ये भी आपसे मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को राजनीति या समाज से अलग नहीं कर सकते, कि पहले नोटबंदी, जीएसटी का खराब इम्प्लीमेंटेशन, अचानक लॉकडाउन लगा देना। क्या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कैसे हैं, वो किन लोगों से बात करते हैं, वो क्यों ऐसी नीतियां अपनाते हैं, इसकी राजनीति क्या है? देखिए, पूरी तरह से समझना तो बाहर से मुश्किल है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है कि देखिए हमारा जो समाज है भारत में वो इतना विभाजित है कि आप और मैं जैसे लोग भी जो हमको पूरा भारत समझता है, जो जिसे हम पूरा भारत समझते हैं वो वास्तव में ऊपर का सिर्फ 20 या 30% है। बाकी का जो 70% है ना वो मीडिया में दिखाई देता है और ना ही हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वो हमें दिखते हैं। तो जो सरकार है वो अपनी नीतियां भी जो बना रही है अपनी तरफ से शायद सबके लिए बना रही है, लेकिन बिना जाने वो शायद सिर्फ ऊपर के 20-30% लोगों की ही जानकारी रख पा रही है। तो उस नजर से अगर आप इसको मानते हैं तो आपको सरकार की सारी एक्शंस जो हैं वो ठीक लगने लगेंगी, क्योंकि पूरे दुनिया में उन्होंने कहा लॉकडाउन कीजिए नहीं तो ये महामारी बहुत फैल जाएगी। अब जहां ये कहा गया उन देशों में लगभग बहुत ज्यादा प्रतिशत लोग नौकरीशुदा हैं, उनकी सैलरी आती है। हमारे यहाँ उस तरह के नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 20-30% नौकरीशुदा हैं। तो जो रोज कमाने वाले हैं वो सरकार को दिखे ही नहीं।
और क्योंकि वो नहीं दिखे, उन्होंने उनके बारे में सोचा ही नहीं कि इनका क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि वो दिख नहीं रहे, इसलिए उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही। और दूसरा ये है कि दिख रहे हैं और फिर भी नहीं नीति बनाई जा रही, तो वो एक्चुअली मानना, क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो उनके वोट भी चाहिए, तो शायद पता नहीं उनको बहका देंगे इलेक्शन से पहले, किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ हद तक उनको लग रहा है कि इनको तब निपटेंगे जब चुनाव आएंगे, लेकिन अभी जो हमें जो दिख रहा है उनको तो हम संभाल के रखें। और इसका एक उदाहरण ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो अब जैसे सब परेशान थे, घर में फंसेंगे, सारा दिन बैठना पड़ेगा, तो मंत्री जी ने कहा कि रामायण या महाभारत का प्रसारण फिर से शुरू होगा। तो मतलब सहानुभूति है, समझ रहे हैं कि लोगों की क्या हालत होगी, लेकिन वो कौन सा सिर्फ ऊपर का 10-20% है जिसको उस तरह का लाभ होगा। क्या रितिका जी, ये जो आपने कहा कि अभी जो है वो थोड़ी बेचैनी नजर आ रही है, छटपटाहट शब्द का इस्तेमाल किया आपने कि पहले कम से कम परिवार के एक व्यक्ति के पास नौकरी थी, अब तो वो भी नहीं बची है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जिसके लिए पहले हम शिकायत करते थे, अब तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी नहीं रखे जा रहे हैं। तो ये जो सामाजिक एक तरह से ये अस्थिरता है या ये जो असंतुलन है, ये डिसबैलेंस जो हो गया है, इससे किस तरह की आप परेशानियां होते हुए देख रही हैं? क्योंकि अगर हजारों लाखों की तादाद में ये जो बेरोजगार युवा है, जिनमें वो युवा भी है जो कि शिक्षित है और बेरोजगार है, उसमें वो युवा भी है जो अशिक्षित है और बेरोजगार है, इन सबका क्या होगा? कैसे आप इसको सामाजिक और राजनीतिक रूप से बदलते हुए देखते हैं? देखिए, सामाजिक प्रॉब्लम्स होने का भी हमेशा डर है। हम आज जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी आसपास में अब लोग कहते हैं कि शाम को थोड़ा ध्यान से जाइए, क्योंकि यहाँ पे चोरियां होने लग गई हैं। और यहाँ पे कभी ऐसे सुना नहीं था कि चोरी होगी शाम को। हाँ, आईआईटी के आस पड़ोस में लोग किसी को रोक के गाड़ी में से चोर, तो उस तरह का भी प्रभाव पड़ सकता है अगर लोग बहुत डेस्परेट हो जाए, लाचार अपने आप को महसूस करें। मेरे ख्याल से आर्थिक नजरिए से अगर देखें तो सबसे पहला हमारा कंसर्न ये है कि लोगों की जान बचे। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, और काफी लोग बात सुन के उनको अजीब लगेगा कि ये तो एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन लोग भूख से भी मरे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी भूख से मौतें हुई, और अभी हाल में आगरा में 5 साल की जाटव बच्ची उसके परिवार ने, नोटबंदी के बाद उनका एक बेटा मर गया था। मतलब वो लोगों की इतनी नाजुक स्थिति है कि एक छोटा सा भी धक्का लगता है ना, तो वो उनका मतलब जीवन की मटकी बिल्कुल ही फूट जाती है, इतना वो सिचुएशन है। तो आई थिंक सरकार को सबसे पहले तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो उन्होंने नीति अनाउंस की कि 6 महीने तक अब दुगना राशन, दिवाली तक दुगना राशन दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आज भी 40 करोड़ लोग से ज्यादा के पास राशन कार्ड नहीं है, और अभी सरकार उस कानून का भी उल्लंघन कर रही है, खाद्य सुरक्षा कानून, जिसमें उसको 10 करोड़ नाम और जोड़ने की जरूरत है। तो ये जो समर्थन, लोगों को सपोर्ट करने की नीतियां हैं, उस पर अभी सरकार और भी बहुत कुछ कर सकती है। और ऐसे में बहुत मुश्किल भी है सरकारी दस्तावेज बना लेना लॉकडाउन के टाइम पर, जबकि पूरी स्ट्रेंथ के साथ सरकारी जो अफसर हैं वो भी नहीं है वहाँ पर, और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी दफ्तरों में नहीं है। ऐसे में मुश्किल भी है। यहाँ ये भी चर्चा हो रही थी इस दौरान कि राशन कार्ड के बगैर भी राशन दिया जाएगा या कोई एक टेम्परेरी कार्ड बनाया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे रितिका जी, ये बताइए कि क्या इससे बड़ी तादाद में लोग और ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे? क्योंकि जो लोग ऊपर भी आ गए थे किसी वजह से, और बार बार ये कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में कहा इस दौरान जब दोबारा वो चुनकर आए कि गरीब लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है वापस, तो इस गरीब की तादाद क्या बढ़ रही है अब जब ये लॉकडाउन और ये तमाम जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है? कि ज्यादा लोग अब इस पटरी के नीचे आएंगे जिसको हम जो है वो पॉवर्टी लाइन कहते हैं? देखिए, सिर्फ पॉवर्टी के लाइन के हिसाब से चलना मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं है। झटका तो बहुत लोगों को लगा है, आर्थिक झटका भी लगा है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा फिक्र इस बात की है कि एक पूरी पीढ़ी है जिनका पूरा भविष्य आज संकट में है, जो आज स्कूली बच्चे हैं
और जिनको जो आंगनवाड़ियों में बच्चे जा रहे हैं, अगर उनको इस समय में अच्छा पोषण, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो अगली, आप समझ सकते हो, हमारी जो पीढ़ी होगी देश में, वो किस तरह की होगी। तो मेरे ख्याल से आर्थिक और जो पॉवर्टी लाइन वाली बात है, वो तो होगा ही संकट, उससे शायद लोग उभर भी आएंगे अगर हमारी नीतियां अच्छी रही और ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये जो हम उनकी पढ़ाई और उनका स्वास्थ्य है, अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत टीकाकरण में भी उत्तरी राज्यों में काफी घट गया था। तो इस तरह का जो डैमेज है, वो उसको आप बाद में उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जो सिर्फ पॉवर्टी लाइन की बात है, तो वो अगर इकोनॉमी थोड़ा सा फिर से रिवाइव हो गई, तो लोग फिर से ऊपर उभर के आ भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज पे ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखने इस बात 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। लोगों के कारोबार, कुछ के टेम्परेरी, कुछ के परमानेंट, पूरे तरीके से तबाह हो गए। 1-2 दिन पहले मैं जनपद गई थी, बिल्कुल खिलखिलाती, इतनी अच्छी मार्केट हुआ करती थी, सारी दुकानें बंद है रितिका जी, ना तो ग्राहक है ना ही दुकानदार है। ये लगता है कि पता नहीं कब दोबारा अर्थव्यवस्था वापस आएगी। एक तरफ जो है वो जान बचाई जाए या जहान बचाया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दोनों रखेंगे। ऐसा लगता है न जान बच रही है न जहान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।